हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जो राजस्थान के दुर्ग है उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अलावा जो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कि वो फाइल जो कोऑपरेटिव बैंक की वो आगे गई या नहीं गई या भर्ती कब होने वाली है, तो फ्रेंड्स अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो फरवरी में है वो इसकी नोटिफिकेशन है जो आ सकता है। तो आज हम इस क्लास में दुर्ग मतलब याद कैसे करते हैं ये भी बताया जाएगा। मतलब याद करने की क्या ट्रिक है। नहीं तो आपको जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है या कुंभलगढ़ है, ये सारे फ्रेंड्स होच पोच हो जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि नौलखा महल कहाँ है, तो इसको फ्रेंड्स ट्रिक से याद नहीं करोगे तो वाकई में वो होच मतलब आपको अच्छी तरह याद नहीं रहेगा। देखिए, राजस्थान जी के याद करने के दो ही तरीके हैं। या तो उसके संबंधित आप वहाँ पे उस स्थान पे गए हुए हों। जैसे यदि आप सोनारगढ़ किले को आपने देखा हुआ है वहाँ पे जाके जैसलमेर, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, है ना। तो इस प्रकार यदि आप वहाँ पे गए हुए हो या फिर कोई ट्रिक अपनाई जाए, याद करते समय कोई ऐसी ट्रिक अपनाई जाए तो वो उससे जुड़ा हुआ रहे। जैसे आपको पूछा जाए कि जो है गोरा बदल की वो गोरा बदल का महल कहाँ है, तो आपको ये याद होना चाहिए गोरा बादल का महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। कैसे याद रहेगा? क्योंकि एक मूवी आई थी फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ से संबंधित, पद्मावत, एक 2-3 साल पहले आई थी। तो उसमें एक आपको याद हो तो एक उनका सैनिक था, जो मूवी में जो एक्टर था उनका, ये उनके साथ में एक सैनिक रहता था। वो लास्ट में जब उनको बंदी बना लिया जाता है तो उसके बाद में वो रानी पद्मावती है, वो भी उस सैनिक को कहती हैं कि अपने युद्ध की तैयारी करने के लिए। तो आपको याद होगा कि उसका नाम शायद गोरा या बदल था। तो ये गोरा बदल किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। तो आप कैसे याद रहेगा? वो पद्मावत मूवी है उससे याद रह जाएगा। इस प्रकार हम इस वीडियो में चार जो है वो दुर्गों को याद करेंगे। उनके उपनाम क्या है, उसके दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, ये सारे आपको बताए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दुर्ग होते हैं, जैसे एक तो वन दुर्ग होता है। वन दुर्ग का मतलब है जो वन से घिरा हुआ हो। इसके अलावा एक होता है गिरि दुर्ग, जो गिरि के ऊपर हो। वो तो सीधी सी बात है, गिरि दुर्ग गिरि के ऊपर होगा, मतलब पहाड़ के ऊपर होगा। इसके अलावा दानवन दुर्ग, दानवन का मतलब फ्रेंड्स होता है दोहरे, जो मिट्टी के दोहरे होते हैं वो दानवन कहलाते हैं। मतलब दुर्गों के प्रकार क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि मान लो आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार का है, मान लो आपको पता तो है कि ये दोहरों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपको ये दानवन कब नहीं पता, दानवन का मतलब दोहरे होते हैं। तो आप किस प्रकार ये लगा क्या कोई, तो ये थोड़े बहुत ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम दुर्ग शुरू करेंगे। पहले तो तीसरा प्रकार है दानवन। चौथा है पारिक। पारिक ख है ना फ्रेंड्स, ख का मतलब खाई से है। तो फारिक का मतलब है, पारिक का मतलब है कि ख जहाँ पे आया, ख का मतलब खाई, जो खाई चारों ओर से खाई से घिरा हो, वो पारिक दुर्ग कहलाता है। एक होता है औद्दुक दुर्ग, औद्दुक का या औदक कहते हो। औदक का मतलब पानी से, तो पानी से घिरा हुआ वो औद्दुक दुर्ग या जल दुर्ग भी कह सकते हो उसको। तो ये औद्दुक दुर्ग भी एक है। इसके अलावा पारिध, पारिध है, ये पारिक ख आया ना, ख खरगोश वाला, पारिध है आता है, वो दीवारों से गिरा, परकोटे से गिरा हुआ, वो पारिध है कहलाता है। तो वो पारिध दुर्ग कहलाता है। तो ये इस प्रकार एक होता है सैन्य दुर्ग, एक सैन्य दुर्ग होता है वो, उसके अंदर जो सेनाएं होती हैं, वो चारों तरफ से सेनाओं की व्यवस्था होती है, उसके अंदर वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार जो दुर्ग के 5-7 प्रकार, वैसे 9 प्रकार है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दी, ये 5-7 प्रकार ये दुर्ग के प्रकार है, जो आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे जब ये वीडियो बनाया जाएगा। इसके अलावा अब ये फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि राजस्थान के जो दुर्ग है उसमें से यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्ग को राष्ट्रीय विरासत को घोषित किया। उसमें 6 दुर्गों को माना गया है राष्ट्रीय विरासत के अंदर। तो वो कौन कौन से है उसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि चिक्कू, गाजर और अपने जो आम, 6 जो है वो यूनेस्को की अपनी लिस्ट में शामिल है। राजस्थान के कौन से 6 दुर्ग है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है चिक्कू, गाजर और आम।
चिक्कू का मतलब है, ची का मतलब है चित्तौड़गढ़, मतलब चित्तौड़गढ़ का किला। कू, चिक्कू में कू आता है मतलब कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ आता है? राजसमंद में, जहाँ पे सबसे बड़ी दीवार है। चीन के बाद में सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ में है, जिसमें वहाँ पे कटारगढ़ भी है। ये आगे आप डिस्कस करेंगे। तो चिक्कू में ची का मतलब है चित्तौड़गढ़, को मतलब कुंभलगढ़, और गा गाजर, फिर गाजर में गा का गागरोन, तो ये गागरोन का मतलब गागरोन का किला जो कहाँ पे है? झालावाड़। जय, गाजर में जय आता है, तो अगला चौथा है जैसलमेर यानी कि सोनारगढ़ का किला। और रह का मतलब रणथंभौर यानी सवा माधोपुर के किले। ये 5 हो गए। और जो आम है, आम का मतलब हो गया आमेर का। तो ये 6 किले हो गए फ्रेंड्स, यानी 6 दुर्ग हो गए, 6 किले हो गए जो राष्ट्रीय विरासत में शामिल किए गए हैं, राजस्थान के यूनेस्को ने शामिल किए हैं। ये तो हो गई दुर्ग के प्रकार। और ये जो अपने कि राष्ट्रीय विरासत में कौन कौन से किले हैं, बिल्कुल आसान है, चिक्कू गाजर आम, ये याद रख लीजिए। अब आते हैं जो दुर्ग है उसके बारे में हम डिटेल से बात ज़्यादा नहीं करेंगे, उसकी जो बेसिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल चीज़ें छांटी गई हैं जिसके आधार पे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो देखिए जो पहला दुर्ग है, देखिए दुर्ग को याद करने से पहले हमें 5-6 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, मतलब किसी भी दुर्ग को कैसे याद करें। एक तो वो कहाँ पर है, इसके अलावा क्या कि उनके उपनाम क्या है, 2 बातें। तीसरी बात, दुर्ग के अंदर फ्रेंड्स महल भी होते हैं, कई अलग अलग राज्यों के महल है, जैसे बादल महल था और गोरा बादल महल था, नौलखा महल है। ये जो है वो मैंने 2-3 महल बोले, वो अलग अलग दुर्ग के अंदर है ना, तो ये महल भी होते हैं। तो तीसरी बात, महल कौन कौन से ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा मंदिर होते हैं, जैसे सूर्य मंदिर है और कुंभ श्याम मंदिर है। तो अलग अलग जो दुर्ग है उसके अंदर अलग अलग महल के अलावा मंदिर भी होते हैं, 4 चीज़ें। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होती है वो भी याद रखनी है, जैसे कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, ये मैं इसके अंदर ही थे। इसके अलावा छतरियाँ भी होती है फ्रेंड्स। तो ये 6 चीज़ें, तो ये जो ध्यान में रखोगे ना, ये 6 पॉइंट याद रखोगे ना, तो आप बिल्कुल किसी भी किले को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर सकते हो। मतलब आपके हौच पौच नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग में यदि आपको पूछ लिया जाए कि कटारगढ़ कहाँ है या नौलखा महल कहाँ है, तो आप नौलखा महल को पूछोगे ना, तो अब ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। इसमें ट्रिक भी बताई जाएगी कि किससे याद रहे। नौलखा महल पूछा जाए तो आप ये नहीं करोगे कि रणथंभौर में या भैंसगढ़ में है, आप बिल्कुल बता दोगे कि चित्तौड़गढ़ के किले में है। कैसे? ये आप ट्रिक से याद करोगे तो। इसके अलावा 6 चीज़ें ये याद रखनी है। तो अब पहला जो है दुर्ग है वो हम शुरू करें। देखिए पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो पहले तो सोचे कि कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ में ही होगा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग याद करते समय, जो इसकी बातें याद करते समय एक ही बात ध्यान रखें, तो पद्मावत मूवी आई थी वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित ही थी। तो पद्मावत मूवी को ही ध्यान रखिए। पद्मावत का कोई भी सीन आप ध्यान रखें, उसको दिमाग में हमेशा रखें, और ये जो अब आगे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो हमेशा उस सीन से जोड़ लीजिए, तो आपको बिल्कुल याद होगा। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन बाकी आएंगे ना, तो बाकी जैसे सोनारगढ़ का है वो जैसलमेर में, तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे। ये तो नाम से ये तो याद ही है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा है इसका उपनाम। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव है क्योंकि चित्तौड़गढ़ है वो महान सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो राजस्थान का गौरव। इसके अलावा राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार, दक्षिण से प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़, तो दक्षिण प्रवेश द्वार कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा राजस्थान का गौरव हो गया, राजस्थान का प्रवेश द्वार हो गया दक्षिण में, तो ये उपनाम हो गए इसके। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ का किला है। लिविंग फोर्ट का फ्रेंड्स मतलब है
वहाँ पे सारी सुविधाएं होती है। जैसे एक शहर में होती है, मतलब एक नगर के अंदर सुविधाएं होती है, वो नगर की सुविधाएं उसके अंदर ही हो जाती हैं। या पार्क है, या फिर पीने का पानी की अच्छी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर ही होती है। जैसे मंदिर है वो बाहर नहीं है, उसके अंदर ही था। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर को कहते हैं, वो आगे आएगा, सोनारगढ़ का किला। लेकिन सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। अब ये याद कैसे रहेगा? आप मैंने जैसे आपको पहले बोला गया है कि जो पद्मावत मूवी है उसको केवल ध्यान में रखिए, उसका कोई भी एक सीन ध्यान में रखिए, आपको याद रह जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। बाकी यदि आप इस तरीके को नहीं अपनाओगे, मान लो ये ट्रिक को नहीं अपनाओगे, तो वहाँ हौच पौच हो सकता है। तो मतलब आपको ये याद नहीं रहेगा ये किसके कौन से फोर्ट के बारे में बोला गया। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो एक राजा अपनी, आप ये मान लीजिए एक राजा अपनी रानी को सारी सुविधाएं उसमें देता था। तो इस प्रकार वो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा। इसके अलावा उपनाम हो गए। उसके अलावा इसके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं? तुलजा भवानी का मंदिर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तुलजा भवानी का मंदिर कौन से किले से संबंधित है? अब किले तो बहुत ही है, और राजपूत है जो भवानी को मानते थे। लेकिन एक सीन याद रखना, वो पद्मावत मूवी में लास्ट में वो जय भवानी बोलती है एक औरत, आपको याद हो तो जय भवानी बोलती है, वो तुलजा भवानी से जोड़ के देख लीजिए। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। इसके अलावा इसके अलावा 27 मंदिर है। 27 मंदिरों का एक समूह है जैनियों का मंदिर, 27 मंदिर हैं, वो भी इसके अंदर ही है। तो 27 मंदिर है। इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर। अब कुंभ श्याम मंदिर कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, कैसे याद रखें? कुंभ श्याम मंदिर ऐसे याद है, कुंभा इससे संबंधित है, लेकिन श्याम मंदिर का मतलब है जो मीराबाई थी ना फ्रेंड्स, वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित थी। आपको पता है ससुराल था, मतलब ये सभी आगे पीछे बहुत सालों के आगे पीछे थे। जो पद्मावती थी, मीराबाई थी, उनके सालों का बहुत गैप है। लेकिन आपको पूछा जाए कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, तो आप सोच लीजिए कि श्याम का मंदिर यदि कृष्ण जी का मंदिर है तो किससे संबंधित हो? मीराबाई से, तो चित्तौड़गढ़ में होगा। तो इस ट्रिक से याद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में देखिए आपके सामने केवल क्वेश्चन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अभी भी उसी ट्रिक से तैयारी की जाए, मतलब आप क्वेश्चन ही सामने रखिए, उस ट्रिक से ही उसी पैटर्न से तैयारी किया जाए, तो आपको कभी नहीं भूलोगे। तो कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? वहीं है चित्तौड़गढ़ में। और वो एक आपको बता दिया कि तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है, वहीं है। तो ये हो गया मंदिर। इसके अलावा छतरियाँ जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ मंदिर में ही है, सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कल्ला जी वही है 4 हाथों के देवता। अब 4 हाथों के देवता क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। तो जयमल थे राठौड़ और कल्ला जी थे वो चाचा भतीजा थे। तो चाचा भतीजा थे, तो जयमल जी जो थे वो युद्ध के अंदर घायल हो गए थे। तो कल्ला जी ने उनको क्या किया, अपने कंधे पे बैठाया, और वो दोनों जो हैं घायल हुए थे लेकिन पूरे मरे नहीं थे। तो घायल होने पर भी जयमल ने दोनों हाथों से युद्ध लड़ा, और कल्ला जी में दोनों हाथों से दौड़ते दौड़ते युद्ध लड़ा। तो इस प्रकार 4 हाथ हो गए। तो जो शत्रु सेना है उसे ऐसा लगा कि ये तो 4 हाथों के देवता हैं। तो इस प्रकार कल्ला जी को 4 हाथों के देवता कहा। तो कल्ला जी की छतरी, जयमल पत्ता की छतरी, जयमल राठौड़ की छतरी, और आपके बाघ सिंह जी की छतरी भी इसके अंदर मंदिर इस दुर्ग के अंदर है। ये तो गई छतरियाँ और मंदिर भी हो गए। उपनाम भी आपको बता दिए राजस्थान का गौरव और चित्तौड़गढ़ के बारे में। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? और चीज़ ये है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी इसके अंदर है फ्रेंड्स। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कुंभा ने बनवाए थे। तो विजय स्तंभ भी इसके अंदर है। विजय स्तंभ क्यों, किसकी विजय पर? वो विजय थी सारंगपुर को जीत कर आए थे मालवा की सेना को, महाराणा राणा कुंभा। तो वो विजय स्तंभ बनाया था। तो विजय स्तंभ के अंदर क्या है? अब कुंभा ने बनवा रहे थे तो सोचा कि पूर्वजों के नाम भी लिखवा देते हैं, खुद की गाथा नहीं पूर्वजों की गाथा भी लिखवा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमीर जो थे, हमीर से रह के कुंभा तक, मतलब खुद के शासन काल तक की
विजय का वर्णन किया है, सारे विजय का वर्णन किया है। और किस उपलक्ष्य पे बनाया गया था विजय स्तंभ? सारंगपुर की सेना को जीता था, सारंगपुर युद्ध में जीता था, जीत के आए थे कुंभा, तो ये विजय स्तंभ बनाया था विजय पर। और कीर्ति स्तंभ क्या है? ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। तो वो इसमें कीर्ति स्तंभ में उनकी कीर्ति का बखान किया गया है। जैन धर्म के जो गुरु हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी, उनके बारे में बताया गया है। तो ये तो हो गई अन्य चीज़ें जो उसके अंदर है, महल के अंदर। और जो चीज़ें हैं वो और क्या हो सकती है? छतरियाँ हो गई, मंदिर हो गए। तो ये इस प्रकार आपको 5-6 चीज़ें याद रखेंगी। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, तुलजा भवानी मंदिर। इसके अलावा बताया था कि महल कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक गोरा बादल महल है, आपको याद हो, अब पूछा जाए कि गोरा बादल महल कहाँ है, तो आपके पेपर के अंदर आपके सामने केवल क्वेश्चन होगा, आप ये गौर कीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन को अभी ही यदि आप अटैच कर लो किसी चीज़ से तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो गोरा बादल, आपने गोरा बादल कहाँ सुना हुआ है? उसी मूवी के अंदर सुना था गोरा बादल, आपको याद हो तो। गोरा बादल महल कहाँ हो सकता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है, तो चित्तौड़गढ़ में होगा। नौलखा महल कहाँ है? तो राजा यदि पूरी सुविधाएं महल के अंदर ही देते हैं, जिससे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब रह भी सकते हैं इसके अंदर, तो लिविंग फोर्ट है, पूरी सुविधा इसके अंदर देते हैं। तो 9 लखा हार भी दिला सकता है। तो 9 लखा महल कहाँ है? उसी के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये सारे चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। आप पद्मावत मूवी को ध्यान में रखिए, तो आप ये सारी चीज़ें उसके कनेक्ट कर सकते हो। बाकी दूसरा तरीका है, आप चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने से बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं। महल सारे हो गए, गोरा बादल महल, कुंभ श्याम मंदिर आपको बता दिए, ये भी हो गया। तो ये तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हुआ। इसके अलावा अगला है अपना अपना सिवाना दुर्ग। मोस्ट अभी 3 या 4 करवाए जाएंगे, फिर अगले वीडियो में और इस प्रकार ही करवाए जाएंगे। सिवाना दुर्ग पहला है। सिवाना दुर्ग है कहाँ पे? तो सिवाना दुर्ग है बालोतरा में। बाड़मेर यदि कभी गए हुए हो तो उसके थोड़ा पहले बालोतरा स्टेशन आता है, तो वहाँ पे बालोतरा है। सिवाना दुर्ग याद कैसे रहेगा कि बालोतरा में है? तो सिवाना से शिव समझ लो, जैसे मेरा भी नाम शिव ही है, या भगवान शंकर को समझ लो, शिव के बाल बड़े बड़े थे, तो बाल से बालोतरा। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है यदि ये पूछा जाए, तो आपको यदि ये बात आप अभी मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय ये सोच लोगे शिव, क्योंकि उस समय आपके सामने क्वेश्चन ही होगा केवल, और कुछ होगा नहीं। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो सिवाना से शिव समझ लिया, और शिव के बाल से संबंधित है, तो बालोतरा में है। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? बालोतरा में है। पहले बाड़मेर में था, बालोतरा जिला बन गया, तो बालोतरा में। दूसरा काम है इसका उपनाम, दुर्ग का उपनाम क्या है? तो कुमठ की पहाड़ी है ना, कुमठ की झाड़ियों के पास है, तो ये कुमठाना दुर्ग भी कहलाता है। तो कुमठाना दुर्ग है। दूसरी बात है, जो मारवाड़ वाले थे लोग, मतलब मारवाड़ के जो शासक थे, उनकी शरण स्थली है। मारवाड़ का मतलब है ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये मारवाड़ के लोगों की शरण स्थली है। तो ये पूछा जाए कि मारवाड़ के जो शासक है उनकी शरण स्थली कौन सी है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग यानी बालोतरा का। तो कैसे याद रखा जाए? आप ये समझ लो कि मारवाड़ के लोग शिव को ज़्यादा मानते थे, तो वो शिव की शरण में चले जाते थे। और मेवाड़ के लोगों की शासकों की शरण स्थली कौन सी है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग। वो आगे आएगा तो पता चलेगा। वो कैसे याद रखेंगे, उनका भी तरीका अलग है। मेवाड़ का मतलब है जो उदयपुर है, जो नीचे वाला दक्षिण का इलाका है, वो मेवाड़ का इलाका है। मारवाड़ जानते हो ही। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, इसका नाम भी है, इसका उपनाम यही है, यानी किसके शरण में ज़्यादा? शिव के, सिवाना दुर्ग। इसके अलावा इसके क्या नाम है? कुमठाना हो गया, सिवाना हो गया, और जालौर की दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि जालौर इसके पास में ही है। तो आपको पूछा जाए जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, तो सिवाना दुर्ग है। इसके अलावा इसको अगला है, इसमें के अंदर महल और ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं, महल भी नहीं है, ना ही ऐसी कोई छतरियाँ कोई इम्पोर्टेंट मेरे को मिली नहीं थी। तो ये इसके बारे में इतना ही है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना फ्रेंड्स, इसका नाम खैराबाद भी रखा था, खैराबाद। और
जालौर के दुर्ग को जलालाबाद रखा था, इसका सिवाना दुर्ग का खेराबाद रखा था। दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद। तो ऐसा पूछा जाए अलाउद्दीन ने कौन से दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? अब आप पूछ लो, देख कैसे सोचोगे खेराबाद को कैसे याद करो? खेराबाद को ऐसे याद करो फ्रेंड्स, जो शासक थे ना मारवाड़ के, वो अपने खेर मनाने के लिए यानी शरण लेने के लिए इस दुर्ग में जाते थे। तो खेर मनाना, तो आप ये खेर मनाने के लिए कहाँ जाते थे? शरण लेने के लिए इस दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में जाते। तो इसका नाम खेराबाद रखा था। ये सिवाना दुर्ग के बाद में ये बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट दुर्ग है वो है सोनारगढ़ का दुर्ग यानी जैसलमेर का किला। तो जैसलमेर के किले के बारे में अब बाकी तो पॉइंट आपको स्क्रीन पे मिल भी जाएंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसलमेर का किले को सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। सोनारगढ़ सोने से जैसा क्यों कहते हैं सोनारगढ़? ये कहाँ है? जैसलमेर में। क्योंकि आप जैसलमेर के बारे में सम के दौरों के संबंध में आपने सुना हुआ होगा। सम के दौरे क्या चमकते हैं? सोने की तरह चमकते हैं। तो ये सोनारगढ़ किला भी दौरों के ऊपर है। किस प्रकार का दुर्ग है? धानवन दुर्ग है, मतलब दौरों पे बना है इसलिए धानवन दुर्ग है। दूसरी बात है कि इसके अंदर मिट्टी और चूना वो लगा हुआ नहीं है, ईंट और चूने का यूज नहीं है फ्रेंड्स, ईंटों का यूज नहीं है, केवल पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों को इंटरलॉक करके, मतलब पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि वो गिरेंगे भी नहीं और इंटरलॉक करके लगाया गया है। तो ये इस प्रकार दुर्ग है। ये तो है नाम की बात के कहाँ है, तो सोनारगढ़ किला कहाँ है? बिल्कुल आसान है, जैसलमेर में है। बहुत सारे जनों को पता भी है सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। क्योंकि मिट्टी वहाँ के सम दौरे हैं, तो सम के दौरे जैसलमेर में हैं, तो सोने की तरह चमकते हैं। तो सोनारगढ़ का कहाँ है? जैसलमेर में। पैटर्न यही रख के किसी भी पॉइंट को क्वेश्चन बनाकर याद कर लीजिए, सारे याद हो जाएंगे। एक बात यह है कि मैंने 2008 में एक क्वेश्चन याद किया था कि चरी नृत्य किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो वो गुज्जर जनजाति से है। वो अभी भी याद है, 2008 को आज कितने साल हो गए। याद करने का ये तरीका है। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक वाले तरीके हैं वो बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। ट्रिक वाले जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत नहीं कहा गया है। जो भी टीचर्स कहते हैं ट्रिक अपनाओ, वो बिल्कुल सही है। तो वो चरी नृत्य है, वो मैंने कैसे याद किया? क्योंकि चरी नृत्य हमारे गुज्जर जाति के हमारे एक दोस्त भी हैं, मैंने चरी नृत्य को उनसे जोड़ दिया। तो अब कोई भी यदि पूछा जाए कि चरी नृत्य कौन सी जनजाति से, मतलब जाति से संबंधित है, तो गुज्जर जाति से संबंधित है। तो इस प्रकार मेरे को ये दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि चरी नृत्य गुज्जर जाति का, वालर है वो ग्रास्य जाति का है। तो इस प्रकार ये एक अपना ही ट्रिक है फ्रेंड्स कि लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। सोनारगढ़ के किले की बात हो रही थी, इसके उपनाम है सोनारगढ़ का किला, सवर्णगिरी। सवर्ण का मतलब सोना ही होता है, सुवर्ण नहीं है। सुवर्ण, सुवर्ण होता है अच्छा वर्ण, अच्छा रंग होता है, वो अलग है, वो जालौर का किला है सुवर्ण। ये स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सवर्णगिरी भी कहते हैं। इसके अलावा ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। तो ये त्रिकुटा गौरहरा पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी दोनों पे बना हुआ है। ये जो सोनारगढ़ का त्रिकुट पहाड़ी पे है तो, और गौरहरा पहाड़ी पे है। तो गौरहरागढ़ भी कहते हैं इसको, सोनारगढ़ को गौरहरागढ़ भी कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पे कैसे याद रखोगे? जैसलमेर का किला है ना, वो त्रिकुट पहाड़ी पे है। जोधपुर यदि कभी गए हुए हो आप, तो जोधपुर का किला है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है। तो ये त्रिकुट पहाड़ी पे है, त्रिकुट पहाड़ी का नाम है। और गौरहरा भी पहाड़ी है, उसका ही नाम है। ये दोनों पहाड़ी पे हैं, तो गौरहरा गढ़ भी कहते हैं, इसका उपनाम है। दूसरी बात है और क्या क्या उपनाम है इसके, वो पढ़ के बताया जाए। रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान भी इसको कहा जाता है। अंडमान इसलिए क्योंकि जैसलमेर आपको पता है सुना इलाका है बिल्कुल, मतलब जगह ज़्यादा है, लोग कम हैं, सबसे बड़ा ज़िला है। तो रेगिस्तान का अंडमान भी कहा जाता है इसको, इस दुर्ग को, क्योंकि ये ऐसा ही लगता है कि। इसके अलावा फिर वापस उपनाम हो गए। इसके अलावा आप ये पता कीजिए कि मंदिर, इसके अंदर सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है ये पूछा जाए तो इसी दुर्ग में है, क्योंकि सूर्य सोने से संबंधित,
सूर्य चमकता भी है रेत के ऊपर, जैसलमेर की रेत के ऊपर, तो भी याद रह जाएगा। तो सूर्य मंदिर वहाँ उसके जैसलमेर इसके किले के अंदर ही है। इसके अलावा एक जीन क्या कहते हैं, जीन भद्रसूरी ग्रंथ, जीन भद्रसूरी ग्रंथ है, वो भी इसके अंदर है, जिसमें जो जैनियों के जो पूर्वज हैं उनकी पांडुलिपि, मतलब उसके हाथ से लिखे हुए ना लेख, वो है वो। तो इस प्रकार ये दो चीज़ें तो ये अदर में हुई, तो ये इस प्रकार मंदिर हो गए। इसके अलावा इसके 99 बुर्ज है, ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि 99 बुर्ज का मंदिर कौन सा है, 99 खम्भों वाला, 99 जो खम्भे हैं वो है। तो ये कौन सा किला है, सोनारगढ़ का किला। ये कैसे याद रहेगा 99 इससे संबंधित ये जोड़ सकते हो, क्योंकि ये देखिए ऐसे याद रखा जा सकता है। ये एक बात है कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है फ्रेंड्स। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा बताया, चित्तौड़गढ़ वाला। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर, ये अलग से ही बात याद रखिए। तो दूसरा सबसे बड़ा है तो वो तो है 100% चित्तौड़गढ़ वाला, तो ये 99% हुआ ना। तो 99 खम्भों वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है, 99 बुर्ज वाला ये है सोनारगढ़ का किला। इसके अलावा इसके संबंधित बात है कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। साका केसरिया ये बताया जाएगा। ढाई साका का मतलब है, जो साका होता है जब पुराने समय में लोग हारने लग जाते थे ना जो युद्ध में, तो वो जो स्त्रियां और पुरुष जो है, वो पुरुष तो केसरिया करता था, स्त्रियां जो है वो साका करती थी। साका का मतलब होता है आगबंदी में कूद के जान दे देती थी, जैसे पद्मावत मूवी में भी हुआ था। तो इसमें ढाई शाखा फेमस है, मतलब दो तो वे थे, एक आधा ही हुआ था, तो ढाई हुए थे शाखा। तो ढाई शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, सोनारगढ़ का किला प्रसिद्ध है। इसके अलावा है, आपके सारी चीज़ें बता दी। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल ने अलग अलग दुर्ग के बारे में अलग अलग बातें कही थी। एक के बारे में कहा था कि ये दुर्ग जो है जैसे अप्सराओं द्वारा और देवताओं द्वारा बनाया गया है। एक जो बूंदी का दुर्ग है तारागढ़ वाला, उसके बारे में कहा ये बुतों द्वारा बनाया गया है। एक दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये भी कहा था कि जो ऊपर देखें तो उसकी पगड़ी भी गिर जाए। तो मतलब अबुल फजल ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कही थी। तो अबुल फजल ने अलग अलग चीज़ें कही थी। तो इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग मतलब पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो पत्थर की टांगे क्यों कहा था, क्योंकि एक तो वो बहुत ही ऊंचाई पर है और दौरों में है, और इसलिए उसको कहा था कि पत्थर की टांगे चाहिए, इतना मजबूत है, पत्थरों से बना हुआ है। आप कैसे याद रखोगे कि अबुल फजल ने इस संबंध में सोनारगढ़ के किले के बारे में कहा था, कैसे याद रखोगे। आप देखिए क्या क्या शब्द आया है इसमें, टांगे शब्द आया है कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो आप समझिए कि ये दौरों वाला दुर्ग है, आप ये समझ सकते हैं। या पत्थरों से बना हुआ भी है, अभी बताया था आपको केवल पत्थरों से बना हुआ है, चुने का और उसका प्रयोग यूज नहीं किया गया है। तो पत्थरों का है तो पत्थर की टांगे चाहिए। तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हो। दूसरा तरीका है कि ये दौरों पर धानवन दुर्ग है, तो दौरों में पैर हमेशा दसते हैं, तो मनुष्य के पैर दसते हैं तो पत्थर की टांगे चाहिए। तो टांगों से संबंधित आप इस प्रकार भी इस सेंटेंस को याद रख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक 99 बुर्ज वाला है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अबुल फजल के जो वाक्य कहे जाते हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं, ये याद रख लीजिए। आगे जो दुर्ग आएंगे उसमें भी ये कई दुर्ग में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी। अगला दुर्ग है जालौर का। जालौर का जो दुर्ग है वो सुवर्णगिरी, सुवर्ण, सवर्ण होता है एक तो मतलब सोना स्वर्ण, और एक होता है सुवर्ण। सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब रंग होता है। सुवर्णगिरी होता है, कहाँ है, जालौर। जालौर वही है फ्रेंड्स। जालौर के बारे में दो तीन बातें और भी ध्यान रखें। जालौर, ढोल, इसबगोल। जालौर के बारे में क्या ध्यान रखोगे, जालौर, ढोल और इसबगोल, मतलब जालौर जो है उसके संबंध में ढोल जो नृत्य है वो कहाँ का है, जालौर का है। तो जालौर, ढोल और इसबगोल और इसबगोल है वो भी जालौर का फेमस है। ये तो अलग बात होगी, लेकिन ये अभी दिमाग में आई तो आपको बता दी। तो जालौर
के संबंध में ये बात, जालौर के दुर्ग की बात कर लेते हैं। सुवर्णगिरी है नाम, सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा इसके संबंध में ये बातें कही गई हैं कि सुवर्णगिरी पर है। इसके अलावा इसके उपनाम क्या क्या है, मान लो ऐसा पूछा जाए सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ है, जालौर में है। इसके अलावा इसके उपनाम है सोनगिरी। अब सोनगिरी से ये जैसलमेर वाला नहीं समझना है, जब तक पूरा सोना नहीं आ जाए जिस तो सोन आया केवल, या सोनलगिरी, तो सोनगिरी या सोनलगिरी शब्द आए फ्रेंड्स तो जालौर का ही समझना है। तो ये जालौर का दुर्ग के उपनाम है सोनलगिरी, सोनगिरी। इसके अलावा कनकाचल भी कहते हैं, कनकाचल, कनक मतलब सोना होता है, कनकाचल कहते हैं। तो ये शब्द अलग से आपको याद रखना होगा, कनकाचल जालौर दुर्ग से, ये तो उपनाम हुए। इसके अलावा मंदिर की बात कर लें तो इसमें मंदिर तो नहीं है, लेकिन मलिक शाह की दरगाह कहाँ है ये पूछा जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलिक शाह की दरगाह कहाँ है। आप जालौर से संबंधित याद करो, तो यदि आपके जालौर पे कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनको कनेक्ट कर लो इन सारी बातों से, किसी भी प्रकार से जैसा आप दिमाग में सोच सकते हो। नहीं है तो केवल जालौर आपने नाम कहाँ सुना हुआ था, या कोई गूगल में जाके जालौर के संबंधित कुछ भी चीज़ें देखिए, जैसे ढोल है या फिर इसबगोल है या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें हैं, उससे आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए इस दुर्ग से, आपको जल्दी याद होगी। तो मलिक शाह की दरगाह कहाँ है, जालौर में है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जलालाबाद नाम रख दिया था, अब अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया था, तो ये जलालाबाद जालौर से संबंधित है, तो ये जालौर के दुर्ग को ही जलालाबाद कहा था। इसके अलावा जो उद्योधन सूर्य द्वारा कुल्यमाला, एक वो ग्रंथ था, कुल्यमाला कविताओं का ग्रंथ था, उद्योधन सूरी कवि का नाम है, वो इसी दुर्ग में बैठ के लिखा था उन्होंने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कुल्यमाला है ना, जो उद्योधन सूरी द्वारा लिखा गया काव्य है, तो वो जो है इसी जालौर दुर्ग से संबंधित है, वही है जो जालौर दुर्ग से संबंधित है, वो इसी दुर्ग के अंदर बैठ के लिखा गया था। इसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है। तो ये 4 दुर्ग हुए हैं। ये 4 दुर्ग होने के बाद में आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए और करके देखिए कि किस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का याद करोगे कैसे, पद्मावत मूवी को हमेशा ध्यान रखोगे, नौलखा महल कहाँ है, या कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ से संबंधित है क्योंकि मीराबाई से। तो इस प्रकार किसी भी तरह से आप कनेक्ट कीजिए, अभी याद करते समय ही कनेक्ट करोगे तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल फ्रेंड्स किया गया है। कनेक्ट करके जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो सालों साल तक याद ही रहते हैं। ये ऐसा मतलब ऐसा करके बिल्कुल देखा हुआ है, तो ये भूले नहीं जाते हैं। लेकिन और दूसरा तरीका नहीं भूलने का, या तो वहाँ पे जाके वो आपको घूम के आना पड़े, भ्रमण करके आना पड़े, तो आप भूलोगे नहीं। ये 2 तरीके हैं, तो ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का बार बार पूछ रहे हैं उनको यही जवाब है कि जो है वो भर्ती है वो निकल जाएगी, मतलब जब फरवरी में आएगी वो जब ही आएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जा सकता फ्रेंड्स, लेकिन आना 99% श्योर ही है कि फरवरी में आ ही जाएगी ये। लेकिन ये आप ये समझिए कि आप दिन भर का 24 घंटे का 1 घंटा यदि मोबाइल में बर्बाद करते हैं, यदि आप कर रहे हैं तो 1-2 घंटा अनावश्यक कामों में बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें स्टडी में लगाने में क्या दिक्कत है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला अनावश्यक कामों से। लेकिन स्टडी से हो सकता है कि मिल भी जाए, ये संभावना इसमें ज़्यादा है मिलने की। उस अनावश्यक टाइम वेस्ट करने में कुछ भी नहीं मिलने वाला, जीरो है। स्टडी आप चाहे कहीं से भी कीजिए, चाहे अपनी बुक से कीजिए, चाहे कहीं दूसरे से कीजिए, यहाँ से मत कीजिए, लेकिन समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। अब जब भर्ती है वो आएगी, जब तक टाइम मिल रहा है जब तक आप पढ़ाई कर लीजिए। देखो क्लास समझ में आई है तो आप ज़रूर बताइए कि क्या क्या और इस क्लास पे और कुछ करवाया क्या किया जा सकता है, ताकि आपको आपका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू।